दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज जिस मुद्दे पे बात करनी है वो है तो वैसे मतलब कि जियो पॉलिटिकल मुद्दा है। हमारे देश से सीधा जो इसका कोई एक तरह से देखे तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ लेना देना है। एक ऐसा देश जहां पे चुनाव हुआ और चुनाव में भी जो अपेक्षाकृत परिणाम था उससे कुछ अलग आया और उस देश से हमारा जो है काफी कुछ रिश्ता पिछले 10 सालों में बना हुआ है। वो देश है फ्रांस। फ्रांस जो है वहां पे चुनाव हुआ और वहां पे ये माना जा रहा था कि जो एक्सट्रीम राइट विंग है वो इस बार जो है सफाया कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लेफ्ट विंग जो है वहां पे अचानक से जो है बड़ी मजबूती से उभर कर आई और अभी वहां पे समीकरण कुछ ऐसा है कि कौन एग्जैक्टली सरकार बनाएगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो हुआ है फ्रांस में उसका कारण क्या है और इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। भाई हमने वो रफाल का सौदा किया है। मोदी साहब जो है वो मैक्रोन साहब जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उनको जब भी मिलते हैं सीधा गले मिलते हैं और बड़ी दोस्ती यारी की बातें हो रही है। स्ट्रेटेजिकली उनसे हमारा जो है वो डिफेंस को लेकर काफी वो संबंध बना हुआ है। तो ये फ्रांस में जो भी उठापटक अभी होने जा रही है, जो हो भी चुकी है और अभी आगे जो होगा वो क्या चीज है वो समझना और साथ में इससे हमारे देश को क्या फर्क पड़ता है ये सब समझना जो है ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और हमने जो इसके एक्सपर्ट हैं, निष्णात हैं, उनको आज आमंत्रित किया हुआ है। एक बार पहले भी आप मिल चुके हैं तो मैं आपको उनका परिचय एक बार फिर से दे देता हूँ। प्रसेनजीत विश्वास साहब हैं और प्रसेनजीत विश्वास साहब जो हैं वो मेघालय के शिलोंग में रहते हैं। वहाँ वो तत्व ज्ञान, फलसफा, दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिटिक्स जो है, जियो पॉलिटिक्स जो है उस पर उनकी बड़ी नजर रहती है। बड़े अच्छे अच्छे अखबारों में वो उनका आर्टिकल जो है वो छपता है, उनकी बातों को पढ़ा जाता है। तो उनका हमने कहा कि आज आप सबके लिए जो है उनको आमंत्रित किया जाए और उन्हीं से समझा जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। हमने वो जो कार्यक्रम किया था उसको भी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छा वो गया हुआ है। आपकी जो हमारी बात हुई थी तो अब सर मैंने एक भूमिका तो बना दी है, आपने सुना पूरा। अब मैं चाहूंगा कि आप जो है सिलसिलेवार वो बताना, अगर दर्शकों को शुरू करें कि वो जो देश है फ्रांस, वहां पे जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका हम पर क्या असर है। एक तो है कि अभी अभी फ्रांस में जो इलेक्शन हुआ है इसका जो नतीजा निकाल के आए हैं, ये नतीजा को हम हमारे भारतीय दृष्टिकोण से इसको हंग पार्लियामेंट हम लोग कहते हैं। हंग पार्लियामेंट इसलिए कहते हैं कि किसी एक पार्टी का मेजॉरिटी आए नहीं है और दूसरे पार्टी एक साथ होके मेजॉरिटी बनाएगा, ये बातचीत भी अभी तक तय नहीं हुआ है। कौन किसके साथ जाएगा, लेफ्ट कैसे राइट के साथ जाएगा या सेंट्रिस्ट के साथ जाएगा, ये बातचीत अभी भी जारी है। इसलिए सिचुएशन ऐसा है कि ये एक मिड टर्म इलेक्शन था फ्रांस में, जो फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब ने बुला लिया था। मैक्रोन साहब का ये इलेक्शन बुलाने का पीछे दो उद्देश्य था। एक उद्देश्य था कि जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट फोर्सेस फ्रांस में उभर के आ रहा था, जिसका नेतृत्व में रहा था जॉर्डन बार्डेला और ले पेन, मैरी ले पेन बोल के जो लीडरशिप थी, जिसका नाम अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल रैली, और एनआर और आरएन, इन लोग जो उभर के आ रहा था और लोकल इलेक्शंस में दिखाई पड़ रहा था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी दिखाई पड़ा। मैक्रोन के खिलाफ मैरी ले पेन कैंडिडेट थी और मैरी ले पेन दूसरा स्थान पे आई थी। और मैक्रोन का इलेक्शन हुआ 1 साल 1.5 साल हुआ है। इसके बाद से क्रमिक तौर पे नेशनल रैली का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस दिखाई पड़ा, स्पेशली फ्रांस का व्हाइट जो मिडिल क्लास है, इन लोग का बीच में नेशनल रैली का बड़ी सपोर्ट दिखाई पड़ रहा था। हाँ,
नेशनल रैली मतलब दर्शकों के लिए जरा साफ कर दे। हाँ, नेशनल रैली है राइट विंग, हाँ, राइट विंग, अल्ट्रा राइट, नेशनलिस्ट फॉर्मेशन, जिन लोग अपना मैनिफेस्टो में कह दिया है कि जो जीविश लोग है, जीविश लोग अभी भी यूरोप में आउटसाइडर है, इन लोग घुसपैठिया है। सब तो घुसपैठिया इन लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन मीन करते हैं कि जीविश लोग को यूरोप में कोई पोजीशन मिलना नहीं चाहिए। ऐसे अफ्रीका से जिन लोग आए हैं, जिन लोग मगरेब बोल के जो समुदाय बोल के जिसको माना जाता है, जिसमें अल्जीरिया है, जिसमें घाना है, जिसमें उगांडा है, जिसमें रवांडा है, ये जो मगरेब कम्युनिटी है जो सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, और यहीं से फ्रांस का कॉलोनियलिज्म के कारण बहुत लोग फ्रांस में माइग्रेट करके आए हैं। और इन लोग का संख्या आप सोच लीजिए, फ्रांस का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका करीब करीब 30% है ये जो अफ्रीकन ओरिजिन इमिग्रेंट्स है। एशियन ओरिजिन इमिग्रेंट्स आज के तारीख में कम से कम 20% की बराबर है। तो फ्रांस के सोसाइटी में आप देख लीजिए आधे से आधा इमिग्रेंट है जो ओरिजिनली फ्रेंच स्पीकिंग फ्रांस पीपल नहीं है, लेकिन अफ्रीका वाले बहुत अच्छा फ्रेंच कहते हैं। हमारे एशियन इमिग्रेंट लोग बहुत ही धीरे धीरे फ्रेंच भाषा सीखते हैं और काम में घुसते हैं और समय लगता है इनका इंटीग्रेशन में। लेकिन एक बड़ी संख्या में जापान, चाइना, सिंगापुर, उसके बाद मालया, इंडोचीन, उसके बाद भारतीय मूल के, पाकिस्तान मूल के लोग फ्रांस में हैं। तो ये जो एक बड़ा वर्किंग क्लास है, ये वर्किंग क्लास बहुत ही चिंता हो रहा था इन लोग का, बहुत ही दुश्चिंता में, बहुत ही कंसर्न से इन लोग देख रहा था कि मेरी ले पेन कह रहा है कि फ्रांस का जो एंटरप्राइजेस है इसमें ये इमिग्रेंट लोगों का स्थान होना नहीं चाहिए। जोदीबा होता है तब भी इन लोग को अलाउ नहीं करना चाहिए कि उन लोग कमा के पैसा अपना देश में भेज दे। और उसी से अफ्रीका का जो रेमिटेंस इकोनॉमी है उसमें बड़ी घाटा आ गया और पूरे फ्रांस में दिखाई पड़ रहा था कि हायर एंड फायर पॉलिसी चालू हो गया। साथ में हमारे मैक्रोन साहब जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने वेज रेट को बढ़ाने के बजाय ऐसा एक लेजिस्लेशन लाया फ्रांस पार्लियामेंट में कि वेज रेट के ऊपर फ्रांस का गवर्नमेंट कोई बात नहीं करेगा, बढ़े या कमे फ्रांस का गवर्नमेंट का कुछ आता जाता नहीं है। इसी मौके में फ्रांस का कुछ एंटरप्राइजेस जिन लोग का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, स्पेशली फॉरेन फ्रंट में व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, इन लोगों ने वेज फ्लोर को घटा दिया। इमिग्रेंट लेबरर के लिए, अफ्रीकन मूल के लेबरर के लिए, एशियन मूल के लेबरर के लिए वेज लेबर घट गया, वेज फ्लोर भी घट गया। मतलब उनका जो हर दिन का जो एक मजदूरी होता है वो मजदूरी घट के $36 से $29 तक गिर गया। आप यूरो में कहे तो 42 यूरो से 42 यूरो से घट के 32 यूरो तक आ गया। तो दिखाई पड़ रहा था कि एक रिसेशन साइकिल फ्रांस का इकोनॉमी में चालू हो गया। तो जब रिसेशन होता है फ्रांस या अमेरिका में, तो एक चीज होता है कि ज्यादा मिलिट्री इंडस्ट्री पे इन लोग बहुत प्रयोग करते हैं ताकि अपना जो आर्म्स एम्यूनिशन है वो बाहर में बेच पाए। जैसे आर्मेनिया अजरबैजान में लड़ाई हो गया तो फ्रांस का गवर्नमेंट में वहां पे जाके आर्मेनियन साइड जिसका हाथ में बहुत पैसा है उनको बहुत सारे कमान, बहुत सारे मिसाइल सप्लाई कर दिया है। सिमिलरली मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, इजराइल, अरब और सीरिया, ये जो त्रिकोण कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहा है, उसी में फ्रांस अपना आर्म्स का बाजार बढ़ाने का बहुत कोशिश किया। 1% होने से भी उनका इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक सस्टेनेंस वहां से आ रहा था क्योंकि वहां पे आर्म्स एम्यूनिशन बेच पा रहा था मैक्रोन साहब ने। लेकिन केवल फॉरेन व्यापार से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है जो नियोलिबरल इकोनॉमिस्ट लोग देते हैं, उसमें बड़ी डिबेट चर्चा हो गया था फ्रांस का पार्लियामेंट में कि हमारा इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड होना चाहिए, आमतौर पे आर्म्स एम्यूनिशन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के तहत इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, या
हमारे जो छोटा उद्योगों है, जिसको हम भारतीय भाषा में एमएसएमई कहते हैं, जो छोटा उद्योग फ्रांस में अपैरल का है, टेक्सटाइल का है, इसके बाद पोटरीज का होता है, बहुत सारे जो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट है फ्रांस का, दिखाई पड़ रहा था कि फ्रांस का म्यूजियम्स, फ्रांस का गैलरी में सेल घट रहा था, फ्रांस का टेक्सटाइल में घाटा चल रहा था, ऑटोमोबाइल में घाटा चल रहा था, और प्राइसेस इन्फ्लेशन, जो हमारे यहाँ होलसेल इन्फ्लेशन का एक इंडेक्स होता है, फ्रांस में होलसेल का इन्फ्लेशन का इंडेक्स 3.1 से बढ़ के एक जंप करके 7.1 पे चला गया, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का इंडेक्स। तो लोगों का पॉकेट में बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा था, वेज घट रहा था, एक हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन पैदा हो गया था। इसके बाद यूरो, जिसका वैल्यू से फ्रांस का प्रोडक्ट मार्केट का वैल्यू डिटरमिन्ड होता है, जो प्रोडक्ट का जो मार्केट है जहां पे तरह तरह का कमोडिटी बेचते हैं, उसका प्राइसेस, उसका वैल्यू यूरो का वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ रहते हैं। अभी दिखाई पड़ा कि यूरो का वैल्यू घट गया अमेरिका का डॉलर के तहत, अमेरिका डॉलर का कंपैरिजन में। तो परचेजिंग पावर पेरिटी इंडेक्स जो फ्रांस और अमेरिका में था, डॉलर और यूरो में था, उसमें घाटा हो गया पूरा यूरोप के लिए। तो उसी का एक बड़ी विक्टिम फ्रांस का जो इमिग्रेंट लेबरिंग क्लास है वो रहा। तो ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसका रिफ्लेक्शन डायरेक्टली वोटिंग पैटर्न में हो गया। इमिग्रेंट लोग एक साथ हो नहीं सकता है, अफ्रीकन और एशियन, ये कभी नहीं हुआ। दोनों का बीच में एक बाउंड्री रहता है, और वो बाउंड्री सॉफ्ट भी है, कभी कभी हार्ड भी है। ये बाउंड्री जो फ्रांस का रूलिंग क्लास है, इन्होंने तैयार करते हैं। जैसे पेरिस में हादसा हो गया, दिखाई पड़ा कि हादसा के कारण एक बच्चा, एक कृष्णांग बच्चा को इन लोगों ने गोली करके मार दिया। वो ड्राइवर थे और ड्रग एडिक्ट थे। ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि जिन लोग ड्रग एडिक्टेड है पेरिस का डाउनटाउन में, जो ब्लैक कम्युनिटी से आता है, जैसे हम न्यूयॉर्क में भी देखते हैं, इन लोग के ऊपर बड़ी पुलिस रेड होने लगा। बांग्लादेशियों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, भारतीय के ऊपर पुलिस रेड होने लगा। इन लोग का कागज देखने चालू कर दिया फ्रांस का पुलिस। तो ये जो हुआ है, लोगों का मन में एक विरूप भावना पैदा हुआ है। जिन लोग फ्रांस में, जिन लोग का वोटिंग राइट्स है, इन लोग के ऊपर भी ऐसा बहुत सारे आक्रमणात्मक जो पॉलिसियां है, पॉलिसी इंड्यूस्ड जो आक्रमण होता है, अर्थनीति पे होता है, अपना एवरीडे लाइफ पे होता है, ये सब बढ़ने लगा। एक इनसिक्योरिटी का माहौल पैदा हो गया। इसी समय मैक्रोन साहब ने मिड टर्म इलेक्शन बुला लिया। तो मैरी ले पेन उसको लेके बहुत ही हल्ला चिल्ला मचा के बहुत सारे वोटर को इकट्ठा करके अपनी फर्स्ट राउंड में अपना लीड एस्टैब्लिश कर दी। जब लीड एस्टैब्लिश कर दी, तब रेड अलर्ट हो गया। इमिग्रेंट लोग एक साथ हो गया सेकेंड राउंड के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट खुद को विड्रॉ कर लिया। और दिखाई पड़ा कि लोग एक कच्चा होके मेरी ले पेन के खिलाफ वोट किया, ताकि फ्रांस का पावर अल्ट्रा राइट का हाथ में ना जाए। और इसी का मुद्दा नतीजा ये निकाल के आया है कि एकदम आश्चर्य का बात हुआ कि लेफ्ट पार्टीज, जिसका अंदर में एक अनबाउंड बोल के बड़ा जो संगठन है लेफ्ट लोगों का, और उसका साथ जितना ट्रेड यूनियन वाले हैं, सब लोग का जो कैंडिडेट्स थे, इन लोग जीतने लगा। अब बहुत सारी कमी सीटों में मैक्रोन का पार्टी भी जीत के आया है, जिसका नाम है रेनाइसा पार्टी। इन लोग सेकंड पोजीशन में आया। और थर्ड पोजीशन में मेरी ले पेन का नेशनल रैली, जो आज के लिए सबसे चर्चा में है, ये थर्ड पोजीशन में आ गया। तो अभी क्वेश्चन यही है कि 298 का जो मैजिक फिगर है, लेफ्ट पार्टीज को मिला है 180, मैक्रोन साहब को मिला है 158, 160। तो दोनों यदि एक साथ हो जाता है तो 298 हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। लेकिन दोनों को अभी एग्री नहीं कर सकता है कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट पार्टी और मैक्रोन का पार्टी एक साथ आ जाएगा और आके गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। इसलिए एक हंग पार्लियामेंट का सिचुएशन हुआ है। इसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है, जिसका पावर है कि वो बुलाएगा। अभी लार्जेस्ट पार्टी लेफ्ट पार्टी है। लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर है जॉन लुक मैनिश लेफ्ट पार्टी का लीडर है। जॉन लुक मैनिश क्लेम किया है कि हमको आप बुलाइए, हम देखेंगे तोड़ फोड़ के मेरा सरकार हम बना लेंगे।
लेकिन तोड़फोड़ करने के समय मैक्रोन का साइड से लोगों को तोड़फोड़ करना पड़ेगा। अब मैक्रोन इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट पार्टी का हाथ में गवर्नमेंट चला गया तो मैक्रोन नेटो का साथ जो डील बनाया, न्यूक्लियर सबमरीन बेच रहा है ऑस्ट्रेलिया का पास, अफ्रीकन कंट्रीज का पास जाके अपना मिसाइल बेच रहा है, सीरिया में जाके मिसाइल बेच रहा है। ये जो उसका आर्म इंडस्ट्री राफेल बेचा है भारत के पास, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो अपना प्रकल्प है, वो प्रकल्प में बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, उसमें रोक लग जाएगा यदि लेफ्ट पार्टी का हाथ में वो सरकार दे दे। तो इसलिए एक सिचुएशन कुछ दिन के लिए चलेगा, लेकिन वहां से पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा है कि कोई सरकार होना चाहिए, और इस समय लेफ्ट पार्टी उभर के आए हैं। तो जो फ्रांस का मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास कह रहा है कि लेफ्ट के साथ जो लिबरल लोग हैं मिलकर सरकार बना ले, और मैक्रोन साहब उसका ऑपोजिशन ना करे, क्योंकि वो करने से फिर मारी ले पेन घूम के आ जाएगी। तो मारी ले पेन का ये जो कॉमन एनिमी है अल्ट्रा राइट, इसके खिलाफ दिखाई पड़ रहा है कि फ्रांस का मिडिल क्लास पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। और हमारा विचार और प्रेडिक्शन यही है कि फाइनली जाके मैक्रोन का साइड से कुछ लोग और लेफ्ट का साइड से कुछ लोग जाके एक सर्वदलीय सरकार जिसका बहुमत है, सर्वमत नहीं है बहुमत है, ऐसा एक सरकार होने जा रहा है। लेकिन ओलंपिक का बाद वो ड्रामा अनफोल्ड करने वाला है। तब तक अभी फ्रांस में कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, एक्सेप्ट पॉलिटिकल बिकरिंग। कैसे मैरी ले पेन हार गई है, इसके ऊपर बहुत चर्चा अभी जारी है। ये आमतौर पे सिचुएशन, ये सिचुएशन है, बात सही है। लेकिन अब मुझे ये समझना है हमारे दर्शकों के लिए कि हमारा और ये फ्रांस का जो रिश्ता है वो नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अचानक से बहुत मतलब कि जबरदस्त जो है वो हो गया। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले इतना गहरा रिश्ता जो अभी दिखाया जा रहा है वैसा कुछ था नहीं, क्योंकि हमारी वैसी कोई इतनी बड़ी डील्स उनके साथ नहीं हुआ करती थी, जहां तक मेरी समझ है। और ये सब बातें हुई जब वो राफेल की डील जो है वो की गई, ठीक है, और बहुत बड़ी डील है वो। हालांकि यूपीए सरकार ने भी वो एक डील की थी, मतलब इससे पहले उसको फिर चेंज किया गया, यही डील थी, राफेल की डील थी, लेकिन उसको फिर बदल दिया गया और कुछ अलग कर दिया गया, और जिसको लेकर फिर करप्शन के, उस डील में करप्शन के बहुत बड़े आरोप लगे। और तब ये जब डील हुई थी तब मैक्रोन जो थे वो प्रेसिडेंट नहीं थे, वो मिनिस्टर थे। उसके बाद फिर मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट बन गए फ्रांस के, और फ्रांस के ही जो वो ले मोंडे, या मैं इसको मैं पता नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ला मोंडे, हाँ, ला मोंडे, हाँ, वो इसलिए कहा जाता है कि फ्रेंच इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू प्रोनाउंस एक्चुअली, एब्सोल्युटली वो है। तो ला मोंडे और बाकी हमने देखा कि वो बहुत सारी खबरें छपी वहीं से छपी कि इसमें करप्शन है, बहुत बड़ा करप्शन है वहां। एक जजेस जो है उन्होंने जांच भी शुरू करवाई, ये सब हो रहा है। अब ये जब ये पॉलिटिकल सिनारियो यहाँ पे जब बदला है फ्रांस में, हालांकि प्रेसिडेंट तो अभी वही के वही है, मैक्रोन साहब ही हैं, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर भी बदलेंगे और रूलिंग पार्टी आपने कहा वो भी बदलेगी, तो वो जो भ्रष्टाचार के आरोप का जो मामला है जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हो सकते हैं हमारी ओर से और उनकी ओर से, उसमें क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या होगा? क्या ऐसे ही जो है ढीला ढाला चलता रहेगा या कोई कंक्लूजन तक पहुंचेगा वहां की ओर से? आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? ये जो राफेल एग्रीमेंट है भारत के साथ, इसका टर्म्स एंड कंडीशन के तहत अभी फ्रांस का मेजर कंपनी डसल्ट हमारे हाल के साथ काम कर रहा है बेंगलोर में। डसल्ट के साथ अनिल अंबानी का कंपनी काम कर रहा है, ताकि इन लोग लाइट एयरक्राफ्ट जिसको हम युद्ध में भी व्यवहार कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए भी व्यवहार कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के काम पे डसल्ट आए हैं राफेल चुक्ति के तहत। अभी डसल्ट और हाल का काम तो बराबर बेंगलोर में अच्छा चल रहा है, लेकिन डसल्ट और अनिल अंबानी का जो काम होने का है उसमें कितना आगे गया है काम, इसके ऊपर सवाल है। दूसरा बात यही है कि जो राफेल का सप्लाई होगा 37 एयरक्राफ्ट का नंबर है,
जो 2030 तक पूरा सप्लाई कंप्लीट होगा। तो मतलब चुक्ति जो जो एग्रीमेंट हुआ है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हुआ है। अभी इस समय भारत ने अपना जो पैसा फ्रांस को देने का था, उसका शायद मोर देन 50% इन्होंने चुका दिया, लेकिन बाकी 50% इंस्टॉलमेंट में चुका जा रहा है। बेसिक प्राइसेस जो खरीदने का वो तो चुका ही दिया है। 36,000 करोड़ या ऐसा कुछ एक फिगर है वहां पे। तो ये जो है ये तो सेटल डील है। अभी लेफ्ट पार्टी पावर में आने के बाद इन लोग डसल्ट को कह सकता है कि अपना फ्रांस का सामान आप लोग भारत में लेके वहां पे आप मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो लेने के लिए आपको ज्यादा ड्यूटी फ्रांस में देना पड़ेगा। तो ये जो टैरिफ बैरियर अभी फ्रांस और इंडिया का बीच में है नहीं, और कुछ कुछ सामान मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर में ड्यूटी फ्री है, इसमें ड्यूटी लगा सकता है फ्रांस का गवर्नमेंट, ड्यूटी लगा सकता है, क्योंकि फ्रांस का इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो घाटा है, जो 8.1% ऑफ द जीडीपी में पहुंच गया है, वो घाटा से उभरने के लिए फ्रांस का एम्फेसिस है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे, मिलिट्री सामान पे कैसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए फ्रांस का जो मेजर कंपनियां है, इसके साथ फ्रांस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन ये सब मैक्रोन साहब ने किया है। अभी जहां लोग मैनेज चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम डिफेंस से छोड़ के बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे लेके आए, जैसे फूड प्रोडक्शन में लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सर्विस सेक्टर में लेके आए, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में इतना प्रयोग हम ना करें। तो ये जो लेफ्टवर्ड एक शिफ्ट होने वाला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फ्रांस का, इसके तहत जो फ्रांस का जो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है, और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को भी पुनर्निरीक्षण किया जाएगा, और इसके कारण बहुत सारे चीजों में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। हिंदुस्तान के साथ भी जो संपर्क है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। उसमें कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन में ज्यादा एम्फेसिस होगा, R&D में एम्फेसिस होगा, लेकिन डिफेंस रिसर्च पे इतना एम्फेसिस फिर नहीं रहेगा यदि फ्रांस में नया गवर्नमेंट अभी आते हैं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसी पे फ्रांस का इतना फायदा नहीं है। फ्रांस का अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपेंशन होने वाला नहीं है, फ्रांस का अपना वर्कर का प्लेसमेंट वहां पे होने वाला नहीं है, और फ्रांस का जो R&D सेक्टर है उसमें एक तरह का सेचुरेशन है, उसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और वो जो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी फ्रांस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वही डिसाइड करता है कौन सरकार में रहेगा और कौन सरकार में नहीं रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे साथ जो रिलेशन है उसमें जहां लुक मेंस बहुत बड़ा एक चेंज लाएगा, और ये चेंज का माहौल पूरे यूरोप में बना हुआ है। सभी जगह फार राइट जो एंटी इमिग्रेंट है उसके खिलाफ मिडिल क्लास ने समझ लिया है बात को कि पॉपुलिस्ट स्लोगन से पेट नहीं भरता है, पॉपुलिस्ट स्लोगन से इकोनॉमी में घाटा होता है, यूरो का वैल्यू फॉल हो जाता है, और एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बंद हो जाता है। तो ये कोई अच्छा बात नहीं है फ्रेंच मिडिल क्लास के लिए, ये यूरोपियन मिडिल क्लास के लिए। इसके कारण राइट फोर्सेस को इन लोगों ने दूर हटा के रखा। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बहुत है फ्रांस का अंदर है, लेकिन सेंटिमेंट से सब कुछ डिटरमिन नहीं होता है। फ्रांस या इंग्लैंड में या जर्मनी में, ये तीनों जगह में आप देखिए फार राइट को कैसे लोगों ने हटा दिया पिक्चर से। तो टोरीज लोगों को हटा दिया, बहुत बुरी ढंग से हटाया। वो भी ऋषि शौनक था, प्रीति पटेल कह दिया कि किसी को हम ब्रिटेन से निकाल सकते हैं। फ्रांस में भी इन लोग कह दिया था कि कोई रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं है, लेकिन फ्रांस का बॉर्डर में वेट कर रहा है सीरियन रेफ्यूजीज, फ्रांस का बॉर्डर में अल्बेनियन रेफ्यूजीज वेट कर रहा है, अफ्रीका का दूसरा कंट्री से लोग आना चाहते हैं, अल्जीरिया से लोग आना चाहते हैं, और मैक्रोन साहब इसी पे रोक लगा के बैठा हुआ है। और उसी तरफ फ्रांस में वर्कर का शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज कौन भर पाएगा, और इंडस्ट्री में रिसेशन चल रहा है। ये सब का रिफ्लेक्शन अभी का इलेक्शन में हो चुका है मयूर जी। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि वहां की जो जनता है वो इसमें फर्क कर सकती है कि नेशनलिज्म अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वो एक मतलब मैं कैसे कहूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि
जैसे हमारे देश को हम कंपेयर करें हमारी जनता के सोच विचार करने के तरीके को, इस बार तो हालांकि हमारे देश की जनता ने बहुत कुछ जो है वो मैच्योरिटी दिखाई है, पर वहां वो लोग है वैसे कि राष्ट्रवाद अलग है, एक अपनी जगह है, वो होगा बिल्कुल, वो जरूरी है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते। लेकिन देश की सत्ता का जो जो लगाम है वो किसके हाथ में देनी चाहिए, वो ऐसे ही लोगों के हाथ में देनी चाहिए जो देश में अर्थतंत्र जो है उसको ठीक रखे और जो डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आगे बढ़ता रहे। वो सिर्फ वहां मतलब जय श्री राम का नारा लगाने की बात ना करे और बैलेंस्ड रख के चीजों को जो है देश को चलाए। पर मैं फिर से एक बार रिपीट एक सवाल अंत में पूछ लूंगा, ये जो फेरबदल हुआ है, अगर प्रिसाइसली मैं आप बताना चाहें, वो जो भ्रष्टाचार के आरोप वहां भी लगे हैं यहां भी लगे हैं राफेल डील को लेकर, उसमें जांच क्या अब इस फेरबदल से आगे बढ़ेगी या वही की वही रहेगी, या मतलब हमारा और फ्रांस का रिश्ता कैसा रहेगा इसके बाद? एकदम सीधा सीधा मैं कह दूं कि लेफ्ट पार्टी इस पावर में आएगा तो ये जो डील है रफाल का वो री एग्जामिन्ड होगा, पुनर्निरीक्षण इसमें होगा। होने का बाद देखिए क्या होता है, जो अभी का जो उसका प्रतिबद्ध दायबद्धता है कि हमको इतना डिलीवरी करना है उतना तक तो हो जाएगा। इसके बाद मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का साथ भारत के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और फ्रांस का मिलिट्री दोनों एक साथ आ नहीं पाएगा। फ्रांस का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इतना ज्यादा बढ़त नहीं मिलेगा, बजट का इतना बड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा इन लोग को। बजट का बड़ा हिस्सा चला जाएगा सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एजुकेशन में और कल्चर में। क्योंकि फ्रांस का जो कल्चरल लाइफ है वो कल्चरल लाइफ में एक बहुत बड़ा घाटा आया है, इसमें इस्लामोफोबिया हो गया है। अभी जाके कहीं कहीं मॉस्क को बंद किया है मैक्रोन का पुलिस ने, सिर्फ इलेक्शन का पहले ये सब घटना हुए हैं, जो फ्रांस का लोग कभी सोच ही नहीं सकते हैं। इन लोग सोचता है कि अफ्रीका से जो हमारे मुस्लिम फ्रेंच भाई लोग हैं, ये हमारे फ्रेंच सोसाइटी का, फ्रेंच फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एशियन लोगों के साथ इतना मिला जुला है नहीं, लेकिन अफ्रीकन जो कॉलोनी के लोग हैं इनके साथ फ्रेंच मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है जी। उसी पे आघात कर दिया है। तो ये जो भ्रष्टाचार का मामला इसी से जुड़ा हुआ है, ये सब जो इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट है, एंटी अफ्रीकन रेसिस्ट स्टेटमेंट जो है, जो लेपेन का पार्टी लोग बताया है, बार बार रेसिस्ट स्टेटमेंट दिया है, ज्यूस लोग का खिलाफ दिया है, अफ्रीकन का खिलाफ दिया है, ब्राउन लोग का खिलाफ दिया है, कलर को इन्वोक किया है, कंट्रीज नेशनैलिटीज को इन्वोक किया है करके फ्रांस का जो 202 शताब्दी का 2 शतक का जो इंटीग्रेशन का प्रक्रिया है उसको इन लोगों ने चैलेंज कर दिया। और इसका साथ जुड़ा हुआ है ये सब इकोनॉमिक डील। अभी फ्रांस सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। तो ट्रांसपेरेंसी का तहत सभी डील जो पुराने सरकार ने किया है, सरकोजी का सरकार ने जो किया है, जो मैक्रोन आके इसको एक्सपोज किया है, तो आप देख सकते हैं कि मैक्रोन का किया हुआ डील अभी का सरकार आके एक्सपोज करेगी। और पुराना ओलेंदो का जो सरकार था सोशलिस्ट, उसका डील सरकोजी ने एक्सपोज किया था। सरकोजी को एक्सपोज किया मैक्रोन ने, अभी मैक्रोन एक्सपोज होने वाला है। तो भ्रष्टाचार फ्रांस में ऑटोमेटिकली एक्सपोज होता है। ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम वहां पे लागू रहता है हर समय 24/7, हमारे जैसा नहीं है। तो अगर वहां एक्सपोज हो गया तो फिर यहाँ क्या होगा? वहां एक्सपोज हो गया तो भारतीय मिडिल क्लास जो है, जिसके पास बहुत सारे खबर रहते हैं, ये मुस्कुराते हुए समझ जाएगा। उसके पास बहुत बड़ा इशारा पहुंच गया अभी कि अल्ट्रा राइट लोग सब हट रहा है पावर से। इशारा तो पहुंच गया यूरोप से, और यूरोप जाने के लिए सब तैयार रहते हैं। अभी जो हमारे देश का जो 15 से 20 करोड़ लोग समर में यूरोप जाते हैं, इनका हाथ में तो इशारा पहुंच गया है कि धर्म का नाम से वहां पे राजनीति नहीं होता है। और इकोनॉमी का जो मुद्दा, पेट भरने का मुद्दा, अपना लाइवलीहुड बचाने का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट रखने का मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय लोग का भी पता चल गया। वो तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे अब मैक्रोन भी एक्सपोज होंगे वहां पे आने वाले दिनों में,
तो वो तो एक्सपोज होंगे उस डील में जो घपला हुआ है उसको लेकर। तो डील में घपला वहां हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि मैक्रोन ने या उसके आसपास के लोगों ने ही अकेले किया है, यहाँ भी तो लोग शामिल होंगे ना, हमारे यहाँ भी तो। हाँ, ये जो कंपनियां है, स्पेशली प्राइवेट कंपनियां जो डिफेंस डील में शामिल होता है, देखिए इन लोग का साथ फ्रेंच गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई डील नहीं करना चाहते हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट डील कराते हैं अपना जो प्राइवेट सेक्टर का मेजर से उन लोग के साथ, और वो डील पार्लियामेंट का ऑडिटिंग का प्रोसेस से पारित होता है। तो ऑडिटिंग का प्रोसेस में इन लोग पकड़ जाएगा। यदि डील में जैसे जो प्राइस इन लोगों ने नेगोशिएट किया है, टेंडरिंग जिस लेवल पे हुआ है, जो एकदम लीस्ट कोटेड वैल्यू है वो माना कि नहीं माना, ये सब क्वेश्चन ऑडिटिंग का प्रोसेस में आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस में फ्रांस पार्लियामेंट में आ जाएगा, और लेफ्ट पार्टी ये सब देखेगा। उसका जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री होगा वो जरूर ये सब देखेगा कि क्या डील मैक्रोन साहब ने किया है, उसी से फ्रांस का क्या घाटा हुआ है, ऑफ कोर्स देखेगा। हाँ, तो मतलब वहां अगर मैक्रोन एक्सपोज होते हैं तो यहाँ मोदी साहब हो जाएंगे एक्सपोज। इतना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इम्प्लीकेशंस तो है कि डील में क्या हुआ है, और ये डिपेंड करेगा जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो यदि आगे जाए तो जाके डिटेल्स जो उभर के आएगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो प्राइमा फेसी जो दिखाई पड़ रहा है कि प्राइसिंग में टेंडर में एक तरह का प्राइस कोट हुआ है, पेमेंट का तरफ समय दूसरा, प्रोडक्ट चेंज हो गया, प्राइस चेंज हो गया। तो ये जो क्वेश्चन रह गया है राफेल डील का अंदर में, ये सब क्वेश्चन फ्रांस का पार्लियामेंट का चर्चा में आ सकता है और इसका असर भारत में भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आपने विस्तार से जो है और एक आम आदमी जो शायद जियोपॉलिटिक्स को इतना ना समझे लेकिन वो भी समझ पाएगा, मुझे लगता है उस तरह से आपने बातों को खोल के रखा है। ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे। मुझे आपसे इस पर बात करनी है कि ये जो हमारे अवतारी पुरुष रशिया जाके आए, जो गए हैं, वहां जो कुछ हुआ है उस पर भी बात करनी है। मुझे लगता है कि कल ऐसे ही जो है एक बार वक्त निकाल के उस पर भी बात हम लोग करेंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। बाय बाय। तो दोस्तों आपने बातचीत सुनी है ना, प्रसेनजीत साहब ने जो कहा, और उस पर वो पूरी वहां की प्रोसेस के बारे में आपको पता चला, और ये भी पता चला कि जो जिस देश में जनता जो है वो अगर समझदार हो तो वो किसी अफीम को चाटती नहीं है ना। तो अफीम जो है वो हानिकारक है, चाहे वो ऐसा ही अफीम हो या तो धर्म का अफीम हो, तो वो मत चाटिए। और फिर वहां जब ये सरकार बदलने जा रही है तो फिर वो लेफ्ट पावर में आ रही है, तो वो राफेल की पूरी पुनः समीक्षा होगी डील की, और अगर वहां कुछ एक्सपोज हुआ तो यहाँ भी उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन होंगे। जमीन के मतलब पांव के नीचे की जमीन जो है वो हिल सकती है भाई साहब, ये हम आपको बता रहे हैं। तो आप अब आपकी बारी है, आप हमको कमेंट करके लिख के बताइए कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसकी जो वीडियो की लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।